नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष कौन नहीं था? आपके पास ऑप्शंस में है जवाहरलाल नेहरू, नरेश मेहता, रविंद्रनाथ टैगोर या प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। प्रश्न को ध्यान से सुनना है। प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष कौन नहीं था, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, आप जानते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं वो कौन रहे हैं? मुंशी प्रेमचंद जी। चलिए हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ का जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था। द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? ठीक है, द्वितीय अधिवेशन 1938 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और जो उस टाइम इसके अध्यक्ष रहे हैं वो कौन थे? तो वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और तृतीय अधिवेशन कब हुआ था? तृतीय अधिवेशन हुआ था इसका 1942 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और उस टाइम इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, नरेश मेहता प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष नहीं रहे। हमारा अगला प्रश्न है, मोहन क्रिकेट खेलता है, इस वाक्य में उद्देश्य है। आपको बताना है कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। वाक्य दिया गया है आपके पास, मोहन क्रिकेट खेलता है, और आपके पास ऑप्शंस में है मोहन क्रिकेट खेलता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। मोहन इस वाक्य में उद्देश्य है। हमने पढ़ा था कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका उद्देश्य और एक होता है आपका विधेय। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य वाक्य में वह होता है जिसके बारे में बात की जाए। जैसे इस वाक्य में मोहन के बारे में बात की जा रही थी, तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या हुआ हमारा? मोहन। और विधेय क्या होता है? जो बात की जाए। जैसे मोहन के बारे में यहाँ बताया गया है कि वह क्या कर रहा है? क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो मोहन है इसमें उद्देश्य, और बाकी जो बात कही गई है वो है सारे का सारा विधेय। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर भी क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है रिपोर्टाज, यात्रा वृतांत, जीवनी या आत्मकथा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि अर्धकथानक किस विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, अर्धकथानक आत्मकथा विधा की रचना है, और किसके द्वारा रचित है ये? बनारसी दास जीन के द्वारा। ठीक है, किसकी है ये? बनारसी दास जीन। और कब लिखी थी इन्होंने ये? 1941 ईस्वी में। ठीक है, और आप यह भी जानते हैं, क्योंकि कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी मानी जाती है, तो वो है आपकी अर्धकथानक। ठीक है, अर्धकथानक जो है वो हिंदी की प्रथम आत्मकथा भी मानी जाती है। और किसके द्वारा रचित है ये? बनारसी दास जैन द्वारा रचित है। और कब? 1941 ईस्वी में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस में है नील देवी, वेदी की हिंसा, हिंसा ना भवती, रत्नावली या विद्या सुंदर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रथम मौलिक नाटक इनमें से कौन सा है।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। वेदिकी हिंसा हिंसा ना बहुती इनका प्रथम मौलिक नाटक है 1873 ईस्वी का। ठीक है। आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कुल 17 नाटकों की रचना की थी। ठीक है, जिनमें से 8 इनके मौलिक नाटक हैं और 9 इनके अनुदित नाटक है। अनुदित मतलब अनुवाद किए हुए नाटक है। ठीक है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मौलिक नाटकों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 8 है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हाँ आप लोग ऐसे भी कर सकते थे। देखो, विद्या सुंदर ये भी इनका मौलिक नाटक नहीं है बल्कि अनुदित नाटक है। रत्नावली भी इनका अनुदित नाटक है। ये 2 है मौलिक नाटक। लेकिन पूछा क्या था, प्रथम मौलिक नाटक। तो प्रथम है वेदिकी हिंसा हिंसा ना बहुती 1873 का, और नीलदेव इनका 1881 ईस्वी का नाटक है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, राग विराग पुस्तक के संपादक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या रामकुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राग विराग पुस्तक के संपादक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। आपने ध्यान से प्रश्न को नहीं सुना। इसमें संपादक शब्द का यूज किया गया है कि राग विराग पुस्तक के संपादक कौन है। तो संपादक रहे हैं आपके रामविलास शर्मा। और अगर मैं आपसे पूछती कि राग विराग पुस्तक के लेखक कौन है, तब आपका उत्तर होता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और संपादक है आपके रामविलास शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? आपके पास ऑप्शंस में है अवधी, मैथिली, खड़ी बोली हिंदी या मगही। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल सही। कब हुआ था? 1879 ईस्वी में। ठीक है, और चलिए आप लोग मुझे ये बताइए कि इनकी काव्य भाषा कौन सी है? हाँ, 1889 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। जयशंकर प्रसाद जी की काव्य भाषा खड़ी बोली हिंदी है। इनका उपनाम क्या है? बिल्कुल सही, कलाधर। ठीक है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम क्या है, तो वो है आपका कलाधर। हमारा अगला प्रश्न है, ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? आपके पास ऑप्शंस में है स्वदेश दीपक, सुशील कुमार, विनोद कुमार या अजय शुक्ला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ताजमहल का टेंडर, जो कि नाटक विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। अजय शुक्ला जी का नाटक है ये। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी आज की क्लास में कितने प्रश्न सही हुए। हमारा अगला प्रश्न है, कर्म की दृष्टि से क्रिया के कौन से भेद हैं? आपके पास ऑप्शंस में है एकर्मक क्रिया, एकर्मक और द्विकर्मक, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कर्म की दृष्टि से क्रिया के कौन से भेद माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, कर्म की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद माने जाते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? आपके पास ऑप्शंस में है सांप्रदायिकता, जातिवाद, नारी शोषण या युद्ध की समस्या। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि कोर्ट मार्शल नाटक जो है इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, स्वदेश दीपक। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि यह नाटक जो है वो समाज की किस समस्या पर आधारित है?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कोर्ट मार्शल जो है वो जातिवाद समस्या पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, खून के छींटे नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं। खून के छींटे नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है भगवती चरण वर्मा, भगवत शरण उपाध्याय, कमलेश्वर या उपेंद्रनाथ अश्क। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खून के छींटे जो कि रिपोर्टाज नामक विधा है, ठीक है। इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है ये। हमारा अगला प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? आपके पास ऑप्शंस में है सुगंध, कला और संस्कृति, राजतंत्र या पूंजीवाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गेहूं और गुलाब जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। आपको बताना है कि इसमें जो गुलाब है वह किसका प्रतीक है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। गुलाब कला और संस्कृति का प्रतीक है। हमारा अगला प्रश्न है, वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है? आपके पास ऑप्शंस में है नरेंद्र, अमर, गजाधर बाबू या गणेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो वापसी कहानी है इसके कहानीकार कौन है? बिल्कुल सही, उषा प्रेमवता जी की कहानी है ये, ठीक है। अब आप लोग मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि इस कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र किया गया है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। इसमें गजाधर बाबू जो पात्र है उनकी वापसी का जिक्र किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। पंक्ति किसकी है? आपके पास ऑप्शंस में है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी या बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पंक्ति दी गई है आपके पास, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी पंक्ति है ये? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। हमारा अगला प्रश्न है, जहां कारण के अभाव में कार्य का वर्णन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? आपके पास ऑप्शंस में है अतिशयोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, असंगति अलंकार या विरोधाभास अलंकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न को ध्यान से सुना। प्रश्न में पूछा गया है कि जहां कारण के अभाव में कार्य का वर्णन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। वहां कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। जैसे हाँ, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो इस में भी क्या है? विभावना अलंकार है, ठीक है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राकृत भाषा का भेद नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से प्राकृत भाषा का भेद कौन सा नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है महाराष्ट्री, पेशाची, पहाड़ी या मागधी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्राकृत भाषा का भेद कौन सा नहीं है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। पहाड़ी जो है वो प्राकृत भाषा का भेद नहीं है, बाकी ये तीनों जो है वो प्राकृत भाषा के भेद हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत का संबंध अरस्तु से नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है अनुकरण, संप्रेषण का सिद्धांत, त्रास्ती या विरेचन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से किस सिद्धांत का संबंध अरस्तु से नहीं है उसका चयन करना है आपको।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। संप्रेषण का सिद्धांत अरस्तु का नहीं है बल्कि किसका है ये? रिचर्ड्स का। ठीक है, किसका है? रिचर्ड्स का है ये। और बाकी ये जो तीनों सिद्धांत है वो किसके हैं? किससे संबंधित है ये? अरस्तु से। अनुकरण का सिद्धांत, तरास्ते का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत अरस्तु से संबंधित है और संप्रेषण का सिद्धांत रिचर्ड से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है पद्मावत, अनामिका, पथिक या उर्वशी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है। अब हम बात करते हैं कि पद्मावत किसकी रचना है। बिल्कुल सही। पद्मावत किसकी है? जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। और अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। बिल्कुल सही। और फिर है आपके पास उर्वशी। उर्वशी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, पथिक रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है? आपको बताना है कि इनमें से भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है? आपके पास ऑप्शंस में है मधुआ, लाल पान की बेगम, मलबे का मालिक या सुभान खां। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कहानी कौन सी है और उसके कहानीकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, मलबे का मालिक। ठीक है, और इसके कहानीकार कौन है? किसकी कहानी है ये? मोहन राकेश जी की। चलिए, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि मधुआ किसकी कहानी है? मधुआ कहानी है आपकी जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, किसकी है मधुआ? जयशंकर प्रसाद की। और लाल पान की बेगम, बताइए, लाल पान की बेगम के रचयिता कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। बिल्कुल सही। ठीक है, रेणु जी की कहानी है लाल पान की बेगम। और सुभान खां? राम वृक्ष बेनीपुरी की। ठीक है, सुभान खां किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी की कहानी है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मलबे का मालिक, जो कि मोहन राकेश जी की कहानी है। इसमें भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित है ये। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हरिवंश पुराण किस रचना का अन्य नाम है? आपके पास ऑप्शंस में है पौमचरयु, रिठनेमी चरयु, संदेश रासक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, हरिवंश पुराण किस रचना का अन्य नाम है और उस रचना के रचनाकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रिठनेमी चरयु का ही अन्य नाम क्या है? हरिवंश पुराण। ठीक है, और इसके रचयिता कौन है? स्वयंभू। ठीक है, किसकी रचना है? रिठनेमी चरयु स्वयंभू की रचना है और हरिवंश पुराण का ही अन्य नाम है ये। ठीक है, चलिए, पौमचरयु किसकी रचना है? पौमचरयु भी आपके स्वयंभू की रचना है। संदेश रासक के रचयिता कौन है? बताइए, संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। ठीक है, किसकी है? अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? आपके पास ऑप्शंस में है अलंकार, ध्वनि, औचित्य या रस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है और किसका ग्रंथ है ये, उनका नाम भी बताना है आपको।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। शिवराज भूषण ग्रंथ में अलंकार का विवेचन मिलता है। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है। ठीक है, प्लीज़ सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना कि शिवराज भूषण जो रचना है उसके रचनाकार कौन है। इसमें किसका विवेचन मिलता है? अलंकारों का विवेचन मिलता है। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है, तो कितने अलंकार है इसमें? 105 अलंकार है। ठीक है, प्लीज़ सभी लोग मुझे बताना कि शिवराज भूषण जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।